सिनेमा घर कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को उपासना जग्गा का नमस्कार। आज के सिनेमा घर में हम कहानी लेकर आए हैं ऐसी जो कि 60 में फिल्म रिलीज़ हुई थी। बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है 60 के दशक की। और इस फिल्म के निर्देशक रघुनाथ झलानी है और निर्माता है जे ओम प्रकाश। पटकथा लिखी है सचिन भौमिक ने और इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, नासिर हुसैन, निरूपा राय। और इस फिल्म के जो गीत है वो आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो चलिए, अब तक जितने भी हमने आपको ये क्लू दिए हैं उससे आपको पता ही चल गया होगा कि आज की फिल्म कौन सी है। जी हाँ, बिल्कुल मौसम के हिसाब से सावन के महीने में ये फिल्म बहुत ही, जिसे कहते हैं कि फिट बैठ रही है। तो ये फिल्म है आया सावन झूम के। जी हाँ, ये कहानी हम आपको सुनाएंगे। साथ में जो इस फिल्म के गीत हैं वो भी बहुत सुपर हिट रहे हैं। गीत बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है तो अलग ही संगीत है उनका। और इन गीतों को जो आवाज़ दी है वो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की। एक गीत आशा भोसले ने भी गाया है। यानी कि जो कुल मिलाकर इस फिल्म के 7 गीत हैं, सभी गीतों ने एक अलग सी छाप छोड़ी है दर्शकों के दिलों पर। अगर आपने भी ये फिल्म देखी होगी तो आपको पुरानी बातें याद आ गई होंगी। जिन्होंने नहीं देखी तो अगर वो आज भी इस फिल्म को देखेंगे तो सचमुच बहुत ही अच्छी लगेगी ये फिल्म। इसमें भाई के रोल में जो किरदार निभाया है धर्मेंद्र ने, बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। और माँ की भूमिका में निरूपा राय जो है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं माँ का रोल किया है। और वो जानी भी जाती हैं कि वो माँ का रोल जो है बखूबी निभाती हैं। तो बहुत ही अच्छी उन्होंने अपनी छाप इस फिल्म में छोड़ी है। और सभी का जो अभिनय है लाजवाब है, तभी तो ये बेहतरीन फिल्मों में ये फिल्म जो है शुमार है। तो इस फिल्म की कहानी हम आपको सुनाते हैं। पहले जो इसमें कलाकार है उनका आपसे हम जो है परिचय करा दें। इस फिल्म में धर्मेंद्र जयशंकर के किरदार में है, जिसे प्यार से लोग जय भी कहते हैं। आशा पारेख आरती का किरदार निभा रही हैं इस फिल्म में। रविंद्र कपूर राजेश के रूप में है। नासिर हुसैन लाला जुगल किशोर हैं। और राजेंद्र नाथ जो है, जिन्होंने इसमें थोड़ा हंसी का तड़का लगाया है इस फिल्म में, उसमें जो इनकी भूमिका इस फिल्म में साधु राम सूद की है। निरूपा रॉय माया के रूप में है। बिंदु हैं, वो सीता का उन्होंने किरदार निभाया है इस फिल्म में। अरुणा ईरानी हैं, वो माला है अभिनेत्री जो इस फिल्म की है उसकी बहन के रूप में है। और लक्ष्मी छाया जो है, जो कि नर्तकी हैं, इस फिल्म में उन्होंने रीटा का किरदार निभाया है और डांस भी करा है। और डांस के लिए वो जानी भी जाती हैं। तो ये इस फिल्म की कहानी के जो पात्र है उससे हमने आपका परिचय करवा ही दिया है। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं आज की कहानी आया सावन झूम के। माया, जो कि हमने आपको बताया है कि निरूपा रॉय है, वो घर की नौकरानी के रूप में काम करती है सेठ के घर पे। और एक दिन सेठ जो है वो गलत नियत से उन्हें देखता है, छेड़ता है। इसलिए जो माया है वो अपनी लाज बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। सेठ उसके पीछे पीछे भागता है और इस तरह से अनजाने में वो सेठ का खून कर देती है। अब पुलिस जो है उसके पीछे पड़ जाती है, उसको पकड़ने के लिए भागती है। अब माया का एक छोटा सा बेटा है जो लगभग 2-2.5 साल का है। उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर वो भटकती रहती है और पुलिस की जो गाड़ी का हॉर्न है उसे वो सुनाई देता है। और ऐसे में उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लगातार भागने के बाद जब वो थक जाती है तो मंदिर की सीढ़ियों में बैठती है। तभी उसको विचार आता है कि क्यों ना इस बच्चे को वो वहीं पे छोड़ जाए
और इस तरह से बच्चे का जो भविष्य है कहीं ख़राब ना हो जाए, वो खूनी माँ की औलाद ना कहलाए, इसलिए वो अपने दिल को पक्का करती है और उस बच्चे को वहीं पर मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ने का फैसला करती है। इसी बीच उसे लगता है कि गाड़ी का हॉर्न भी लगातार उसके कानों में गूंजता रहता है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। फिर भरे मन से, रुआसे मन से वो मंदिर की सीढ़ियों में अपने बच्चे को छोड़ आती है और वहाँ से भाग जाती है। अगला सीन क्या होता है वो तो अभी नहीं पता चलता, लेकिन इस बीच में पुलिस शायद माया को पकड़कर जेल ले जाती है और अगले दिन बच्चा जब मंदिर के पुजारी को मिलता है तो वो बहुत हैरान परेशान हो जाता है कि ये बच्चा वहाँ पर कहाँ से आया। तो अब क्या होता है कि वो बच्चे को गोद में लेता है और आवाज़ें देता है, उसकी माँ को पुकारता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तो अब मंदिर का पुजारी यही सोचता है कि शायद यही भगवान की इच्छा है, इसलिए इस बच्चे को वो पालन पोषण करेगा और वो बच्चे को अपने पास रख लेता है। उसी दिन क्या होता है कि एक निसंतान सेठ दंपत्ति उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कि उनके घर में भी औलाद हो, उनकी जो सूनी गोद है वो भी भर जाए। तभी जब वो ये प्रार्थना भगवान के समक्ष कर रहे होते हैं, उसी बीच पुजारी आता है, उनकी बातें सुन लेता है। अब वो निर्णय लेता है कि ये जो बच्चा है, ये अगर इनको सौंप दिया जाए तो इनकी झोली जो है खुशियों से भर जाएगी। और वो ये बात अपने मन की मान लेता है, वहाँ पर आता है और वो बच्चा उन निसंतान दंपत्ति को देता है और कहता है कि भगवान ने आपकी सुन ली, ये लो बच्चा और इसका अब आप नामकरण करो और इसे घर ले जाओ। बच्चे को पाकर दोनों जो वो दंपत्ति हैं बड़े खुश होते हैं और वहीं पर उसका नाम वो जय शंकर रख लेते हैं और इस तरह से वो अपने जो उस बच्चे को है वो घर ले जाते हैं। अब क्या होता है, कुछ दिन के बाद जो निसंतान दंपति होता है उनके घर में एक पुत्री का जन्म होता है और इस तरह से उनका जो परिवार है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि वो 3 से 4 हो जाते हैं। भाई को बहन मिल जाती है, रक्षाबंधन का त्योहार आता है और बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, उपहार दिए जाते हैं। मतलब उनकी जो जिंदगी है वो अब मज़े में चलने लगती है, सभी खुश हो जाते हैं। और अब धीरे धीरे खुशियाँ जब घर लौटती हैं तो अब जो वो बहन होती है, जयशंकर की बहन, उसका जो नाम वो होता है वो सीता होता है और सीता हमने बताया आपको कि इस फिल्म में जो है बिंदु बनी है। तो इस तरह से अब जो जयशंकर है, सीता है, उनकी बॉन्डिंग आपस में भाई बहन की बहुत अच्छी होती है और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करते हैं। उधर जो जयशंकर है उनकी दोस्ती साधु राम सूद से होती है। साधु राम भी उनका एक मित्र बन जाता है और इस तरह से जो परिवार है वो हंसता है, खेलता है और एंजॉय करता है। क्योंकि जो ये जयशंकर है अमीर बाप सेठ का बेटा होता है तो सारे ऐशो आराम उनको मिलते हैं और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन एक बात यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस दिन मतलब जो सेठ हैं वो लेके आते हैं जयशंकर को मंदिर से, उसी दिन से फैसला करते हैं कि जब जब भी उसका ये जन्मदिन आएगा उसी दिन वो उस मंदिर में ज़रूर अपने परिवार के साथ माथा टेकने के लिए जाएंगे। अब बच्चे की जो परवरिश है जयशंकर की अच्छे घर में होने लगती है, नौकर चाकर हैं, बड़े हो जाते हैं जयशंकर। और एक दिन जयशंकर कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर उनके कॉलेज में या कहीं पे फंक्शन हो रहा होता है कि उसे शो के लिए जाना है और वो अपने मित्रों के साथ जाते हैं। इस तरह से जब वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं शो देखने के लिए, लेकिन उनका नाम तो जयशंकर होता है, लेकिन वहाँ पर जयदेव शर्मा कानपुरी एक गायक होते हैं जो कि उनको अपना परफॉर्मेंस देने के लिए वहाँ आना होता है। लेकिन वहाँ की जो लड़कियों की टोली होती है वो जयशंकर को
जयदेव शर्मा कानपुरी समझ लेती है और उनको स्टेज तक ले जाया जा सकता है। तो इस तरह से जब वो जयशंकर अपनी बात को रखने का प्रयत्न करते हैं कि वो जयदेव शर्मा कानपुरी नहीं है, लेकिन कोई भी उनकी बात को नहीं समझता। और जिस फिल्म की अभिनेत्री है आरती यानी कि आशा पारेख, और वो मज़े मज़े में उनको स्टेज तक ले जाती है और वहाँ पर स्टेज में अनाउंसमेंट भी कर देती है कि जयदेव शर्मा कानपुरी आ चुके हैं, अभी वो आपके सामने गाना गाएंगे। पब्लिक खुश हो जाती है, जो पूरा थिएटर होता है वो भरा होता है दर्शकों की भीड़ के साथ। और ऐसे में उनको खड़ा कर दिया जाता है जयशंकर को, लेकिन जयशंकर को तो समझ नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे। थोड़ी देर की चुप्पी रहती है और थोड़ी देर के बाद जयशंकर पर जो है अंडे और टमाटरों की बरसात होने लगती है। और अब आरती गुस्से में आ जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि ये तो जयदेव शर्मा है ही नहीं, ये तो कोई और है। तो वो इतना भड़क जाती हैं गुस्से में कि वो उनको स्टेज से नीचे बुलाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनको मौका मिल जाता है जयशंकर को कि वो स्टेज पे गाना गाने की एक कोशिश करते हैं। और वो इतना अच्छा गाना गाते हैं, इतना अच्छा गाना गाते हैं कि सभी हैरान परेशान हो जाते हैं, एकदम भौचंके रह जाते हैं सब लोग कि इस आदमी ने इतना अच्छा गाना कैसे गा लिया। दर्शक जो है सारे तालियों से उनका स्वागत करते हैं और साथ साथ में गाना गाते हैं। तो अब आपको भी वो हो रहा होगा ना उत्सुकता कि वो गाना कौन सा था कि जो इतना उन्होंने गाया, सभी मिलकर उनसे गाना गाने लगे। तो जो इस फिल्म के किरदार हैं जयशंकर यानी धर्मेंद्र, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो उन्होंने जब गाना गाया तो जैसे समा ही बंध गया। और ये था वो गाना, लीजिए सुनिए। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तां में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो।
भी फसाने। हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, मोहब्बत की बातें वफा के तराने। ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तालियों से स्वागत किया जाता है जयशंकर का, सभी खुश हो जाते हैं और उसके बाद जो है आरती जो है वो जयशंकर से माफ़ी भी मांगती है और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। और अब क्या होता है कि जो ये जयशंकर है, इनका जन्मदिन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उसी मंदिर में मनाया जाता है जहाँ से सेठ उन्हें घर लेकर आए थे और हर साल इस उपलक्ष्य में वहाँ पर गरीबों को खाना भी खिलाया जाता है। एक दिन ऐसे ही जन्मदिन मना रहे थे जयशंकर, तो वहाँ पर सभी गरीबों को खाना जो है वितरित किया जा रहा था। तभी वहाँ पर एक मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी और तभी जयशंकर वहाँ पर जब जाते हैं माथा टेकने के लिए, मंदिर में प्रसाद लेने के लिए, तो उस बूढ़ी माँ से बात करते हैं। तो बूढ़ी माँ से बात करके उन्हें पता चलता है कि आज के दिन ही उनका अपना बेटा उनसे बिछड़ गया था और वो हर साल यहाँ पर इसी उम्मीद से आती हैं कि कभी न कभी उनका खोया हुआ बेटा उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो जयशंकर उन्हें यही विश्वास दिलाते हैं कि कोई नहीं माँ, आपका बेटा किसी न किसी दिन आपको ज़रूर मिलेगा। कुदरत की मेहरबानी देखिए कि माँ भी वही है, बेटा भी उन्हीं का है, लेकिन कहानी के जो मोड़ हैं वो बहुत घुमावदार हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते जानते, लेकिन कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। जो दर्शक हैं वो तो इस बात से जानते ही हैं कि यही उनका बेटा है, लेकिन वो बूढ़ी माँ वहाँ काफ़ी देर तक बैठी रहती है और उसके बाद जयशंकर उनसे आग्रह करते हैं कि वो आकर खाना खा लें। इसी बीच खाना चल रहा होता है और मौसी सीढ़ियों से गिरकर नीचे गिर जाती है। सभी भागते हैं, जयशंकर उनको उठाते हैं तो वो बताती हैं कि उनका घर में कोई नहीं है। तो जयशंकर उनसे विनती करते हैं कि अगर वो उनके घर में रहे तो कितना अच्छा हो। इस तरह से वो उस बूढ़ी माँ को मौसी बनाकर घर ले आते हैं। अब जयशंकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसी बीच में पता चलता है कि जयशंकर की माताजी है उनका भी निधन हो गया है। अब जो ये मौसी हैं ये पूरी देख रेख करने लगती है जयशंकर की और सारे नौकर काम तो करते हैं, लेकिन खाना ये मौसी खुद अपने हाथों से बनाकर जयशंकर को खिलाती हैं। उन्हें अच्छा लगता है और इस तरह से जो वो दिनचर्या है जयशंकर की वो बहुत अच्छी चलने लग जाती है। सेठ भी ये देखकर खुश हो जाते हैं कि किस तरह से मौसी ने पूरे घर को संभाल लिया है और किस तरह से मौसी उनके घर परिवार में घुल मिल गई है। तो ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ओर साथियों क्या होता है कि जो धीरे धीरे कुछ बातों से ये मौसी जो हैं ये जान जाती हैं कि जयशंकर किसी को चाहते हैं, किसी को मिलने जाते हैं रोज़ बाहर। तो बाद में जयशंकर भी मौसी से कोई बात नहीं छुपाते, कह देते हैं कि एक लड़की है आरती जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इस तरह से वो छुप छुप कर आरती से मिलने भी जाते हैं। जयशंकर की जो बहन है सीता, उसका विवाह राजेश से हुआ है। जो राजेश है वो एक अच्छा आदमी नहीं है
वो किसी अन्य युवती के साथ उसका प्रेम प्रसंग चलता रहता है और वो पत्नी बल्कि यही सोचती है कि उसका जो पति है वो ऑफिस में बहुत बिजी है, लेकिन स्थितियां बहुत विपरीत है। वो अपनी पत्नी को प्यार ना करके किसी अन्य को प्यार करता है और इस तरह से ये सारी कहानी आगे बढ़ती जाती है। अगला जो सीन होता है आरती के घर का होता है। आरती के घर का जो सीन है वहाँ पर पता चलता है कि आरती अपने पिता, एक बहन और एक छोटे भाई के साथ रहती है और इसी बीच में जो आरती की बहन है माला, उसकी जो दोस्ती है वो कॉलेज आते समय एक लड़के से हो जाती है जो कि दीपक नाम का लड़का है और इस तरह से दीपक और माला भी एक दूसरे को बहुत चाहने लगते हैं। और जो राजेश है, जो कि हमने आपको बताया कि जो जयशंकर का बहनोई है, उसका आना जाना जो है एक कैबरे डांसर होती है रीटा, उससे होता है और वो पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाता है। रोज़ उससे मिलने जाता है और राजेश भी उस रीटा से यही वादा करता है कि एक दिन वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और उससे शादी कर लेगा। वहाँ पर एक शराबी किस्म का एक पागल सा व्यक्ति होता है जो हमेशा उन्हें देखकर चिढ़ाता है। जब भी राजेश उस कमरे से बाहर निकलता है, रीटा के कमरे से, तो एक शराबी अनजाने में रोज़ उनसे टकराता है और रीटा भी उस आदमी को कभी पागल कभी दीवाना इस तरह से कहकर हमेशा चली जाती है। जयशंकर और साधु जो सूद है वो काफ़ी आपस में हंसी मजाक करते हैं। इस तरह से जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। कॉमेडी का तड़का भी दर्शकों को लुभाता है और जो ये साधु सूद है जो कि जयशंकर का दोस्त बन जाता है, वहाँ के एक डॉक्टर हैं, वो भी उनकी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है और इस तरह से कहानी जो है आगे बढ़ती चली जाती है। एक दिन पार्क में आरती अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आती है और पिकनिक मनाते मनाते सभी लोग बाग में टहलने लगते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं और इस तरह से वहाँ पर ये गाना आरती गाती है। सुन रे सखी होले होले ये पलक जिया मुरा डोले, कल रात छत पे मैं सोई, सपने में आया रे कोई। मेरे साथी सवेरे शाम की सखियां हो तुम बस नाम की, मेरे साथी सवेरे
आपने ट्यून किया विविध भारती का दिल्ली केंद्र एफएम 106.4 मेगाहर्ट्ज पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर और आज की फिल्म है आया सावन झूम के। और अभी तक जो हमें मेल मिले हैं वो हमारे साथियों ने भेजे हैं। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अनुश्री वली और अस्मा नाज अंसारी, और इनको सिनेमा घर प्रोग्राम में जो आज की ये फिल्म है बहुत अच्छी लग रही है, उसकी कहानी पसंद आ रही है, गीत अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंदिरा चौक जाफराबाद दिल्ली से अजीम वकार, यामिनी अजीम और उमा अजीम का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। आप भी लिख रहे हैं कि आज की प्रस्तुति बिंदास और झकास लग रही है और आपको अच्छा लग रहा है। तो भाई हमारी तो एक छोटी सी कोशिश होती है, आपको फिल्म की कहानी सुनाते हैं और इस तरह से आपको गीत सुनाते हैं, आपका मनोरंजन करना चाहते हैं। पूरी फिल्म की कहानी अगर आपको देखनी है तो आपको 3 घंटे का समय देना होगा, तो छोटे से इस समय में हर चीज़ को समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही होती है कि आपका भरपूर मनोरंजन हो। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं आज की फिल्म आया सावन झूम के की, और इसमें जो किरदार हैं जयशंकर और आरती। तो इस तरह से ये गाना जो भी आपने सुना, उसके बाद अगला जो सीन है वो यही होता है कि जयशंकर और आरती की जो मुलाकातें हैं अब वो बढ़ने लगती है। और अब ये समय आ जाता है कि जब आरती जयशंकर से एक दिन कहती है कि अगर वो उससे विवाह करना चाहते हैं तो कृपया आप घर में आकर के, आरती कह रही हैं कि अब उसके पिताजी से बात कर लें, और जयशंकर भी कहता है कि एक दिन वो घर आएगा और इस तरह से पिताजी को सारी बात सुनाकर उसका रिश्ता मांगेगा। और इस तरह से कहानी चलती जाती है। दूसरी तरफ जो है साधु और जो उनकी प्रेमिका होती हैं, उसका नाम संगीता होता है, और उनका प्रेम जो प्रसंग है वो भी चरम सीमा पर चल रहा होता है और बहुत सारी बातें बीच में आती हैं। और धीरे धीरे जो डॉक्टर साहब हैं उनको भी पता चल जाता है कि उनकी पुत्री संगीता साधु सूद के साथ प्यार में पूरी तरह से रंगी हुई है। और अब कहानी जो है आगे इस तरह से बढ़ती है कि एक दिन आरती पार्क में होती है, वो इंतज़ार कर रही होती है कि जयशंकर ज़रूर आएगा मिलने के लिए, और इस तरह से जो उनकी मुलाकातें हैं अब रोज़ ही होने लगती हैं। तो एक दिन वो देखती है कि एक वेश बदल करके एक युवक चला आ रहा है। वो पूछती है कि आप कौन हैं। वो उसे फिलहाल दूर से नहीं पहचान पाती, लेकिन बहुत सारी बातों का जो है आदान प्रदान होता है। और थोड़ी देर में जो जयशंकर होता है, उनकी जो मूछें होती हैं वो थोड़ी सी निकल जाती हैं। तब आरती जान जाती है कि कैसे उसे ठगा जा रहा है वेश बदल करके, किस तरह से जयशंकर उन्हें परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उन्हें प्यार में छेड़ रहा है। और हंसी ठिठोली और मजाक होने लगता है, वो मूछें खींच लेती है और जो आरती और जयशंकर हैं वो दोनों खुश हो जाते हैं। और इस तरह से एक यहाँ पर जो गीत है ना, इस सिचुएशन पे बहुत ही प्यारा गीत बन पड़ा इस फिल्म में, और वो गीत बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, इतना मधुर, इतना कर्णप्रिय है कि बार बार सुनने को इस गीत को मन करता है। तो वो गीत कौन सा था आप जान रहे होंगे। तो बहुत ही सुंदर सा ये गीत आप सबके लिए जो उस समय आरती और जयशंकर गुनगुनाते हैं। साथिया साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना
जाने में जवानी ढल जाए ना, ओ छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। जी का बुरा हाल है जब से जी लगाया, तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए। जी का था ख्याल तो काहे जी लगाया, मुझे जी में बसाया ये जी बोलिए। अब काहे पछताना कि जीना लगे, साथिया मैंने माना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जाने के तो मालूमा मर्जी नहीं मेरी, डर लगता है मेरी जग वालों से। ओए छड्डो भी न सोनियो, जग से डरते हो, जग खुद डरता है दिल वालों से। ओ छोड़ो ये बहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। इस वादे के साथ वो घर लौट जाते हैं कि जयशंकर विवाह का प्रस्ताव लेके आरती के पिता के पास एक दिन ज़रूर जाएगा। अगला सीन ये होता है कि एक दिन जब जयशंकर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं तो अचानक एक बुजुर्ग गलती से उनकी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। जैसे वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं जयशंकर, उन्हें पता चलता है कि गाड़ी की चपेट में आने से उस बुजुर्ग की मौत हो गई है और अब उन्हें बहुत अफसोस होता है क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो होना था उसे भला कौन टाल सकता है। अब पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि आरती के पिता ही थे। एक दिन घर आते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब जयशंकर को पता चलता है कि आरती के पिताजी का देहांत हो गया है तो वो अफसोस जाहिर करने के लिए एक दिन आरती के घर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब उनके घर वो पहुंचते हैं तो अचानक वो घर पे टंगी हुई तस्वीर को देखते हैं तो पता चलता है कि ये बुज़ुर्ग तो उनकी गाड़ी के नीचे, अगर उनकी मृत्यु हुई है ये तो वही बुज़ुर्ग है। यानी कि अब उन्हें पूरी तस्वीर, पूरा मामला सामने आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आरती के पिता ही थे जिसकी अनजाने में गाड़ी के नीचे आने से मृत्यु हो गई है। लेकिन आरती इस बारे में अन्य भिज्ञ होती है, उसे कुछ नहीं पता होता कि ये वही युवक है जिसके कारण ऐसा हुआ है। लेकिन जयशंकर तो अपराध बोध से पूरी तरह से ग्रसित होता है। पुलिस एक दिन इसे महज एक्सीडेंट मानते हुए जयशंकर को सभी आरोपों से मुक्त कर देती है। एक दिन जयशंकर के पिता आरती के घर जाते हैं और आरती को 500 रुपये देना चाहते हैं कि भाई उनके बेटे से गलती से एक्सीडेंट हो गया था और उसके एवज में वो उसे पैसे देते हैं। तो आरती कहती है कि आप सेठ लोग, हम गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, 500 रुपये देकर आप हमें खुश करना चाहते हैं। वो पैसे वहीं पे छोड़ देती है और उनसे कहती है कि वो एकदम यहाँ से घर से चले जाएं। उधर जो जयशंकर है एक दिन
जब वो आरती को मिलता है तब जयशंकर को पता चलता है कि वो सेठ यानी कि उसके पिता वहाँ गए थे आरती के पास, और आरती ने भी बताया कि अगर सेठ स्वयं सहानुभूति जताने के लिए घर आ गए थे तो उनका जो बेटा है कितना आवारा है, कितना मक्कार है, क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि वो घर आए और उनसे सहानुभूति जताए। लेकिन ये तो वही युवक होता है जिसने गलती से मतलब मौत के घाट उतार दिया था उस बुजुर्ग को। जयशंकर अपराध बोध से ग्रसित होता है तो वो आरती से कहता है कि हो सकता है कि वो ना आ पाया हो या उसके मन में कोई और बात चल रही हो। बहुत सारी परिस्थितियां इस तरह से बन जाती है कि जयशंकर चुप ही हो जाता है। वो कुछ भी चाहते हुए कुछ कर नहीं पाता, समझा नहीं पाता, केवल अपराध बोध में डूबा चला जाता है। निराशा भाव उसके मन को घेर लेता है। जयशंकर उदास है, रोता है। तभी जो जयशंकर की बहन है सीता, वो उसे हंसाने का प्रयत्न करती है, थोड़ा कामयाब होती है और इस तरह से भाई बहन हंसने लगते हैं। अब बहन अपने भाई को कहती है कि क्यों ना तुम जाकर आरती के जो भाई बहन हैं उन्हें भी सुख दुख में शामिल करो, उन्हें भी खुशियां प्रदान करो। तभी उसको ये आइडिया आता है और जयशंकर आरती वो उसके भाई बहनों को घुमाने के लिए ले जाता है। नाव पर वो लोग बैठ जाते हैं और नाव चलने लगती है, सभी गाने लगते हैं। जो पल भर के लिए जो गमगीन माहौल था जिसमें सभी दुख में डूबे हुए थे, थोड़ा सा वो कोशिश करता है जयशंकर कि थोड़ा सा कुछ स्थितियां जो सामान्य हो जाए, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो जो ये सीन है वो नाव का है, सब बैठे हुए हैं, सभी गाना गा रहे हैं। ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। सुन माझी मौजों की पुकार है, थाम ले तू, थाम ले तू मस्त पवन का लहराता आंचल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। सुन ओ माझी आज का गम तू छोड़ दे, आज तो पीछे रह गया है, सामने है कल, ओ माझी चल, माझी चल।
और इस तरह से जीवन की नैया भी आगे बढ़ने लगती है और फिल्म की कहानी भी आगे चलती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा जो है इस फिल्म में कॉमेडी भी है। और साधु सूद और जो उनकी बेटी है डॉक्टर की, उसका वो स्वयंवर रचते हैं और कहते हैं कि जो कुश्ती में जीतेगा उसी से डॉक्टर साहब अपनी बेटी का विवाह रचाएंगे। और इस तरह से एक लड़का होता है, वो वहाँ पर आता है, वो भी शादी करना चाहता है और डॉक्टर की बेटी से, लेकिन जो साधु सूद है अंत में वो इस कुश्ती वाली जो प्रतियोगिता होती है उसे वो जीत लेता है और स्वयंवर में जीत साधु सूद की होती है। उन्हें माला पहनाई जाती है, खूब हंसी ठिठोली मजाक होता है। और अगले दिन क्या होता है, जयशंकर अपने जो ज़मीन के काम है उन्हें देखने के लिए वो अपने बाग में जाते हैं। वहाँ पर मज़दूरों से मिलते हैं, जो वहाँ के फैक्ट्री के जो मज़दूर हैं उनसे बातें करते हैं और इस तरह से सबसे वो पैसे वो वितरित करते हैं। जयशंकर सबको सबका हाल चाल पूछते हैं, जितने भी मज़दूर वहाँ पर होते हैं, और मज़दूरों के बच्चों को कहते हैं कि उन्हें काम पे मत लगाओ बल्कि उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजो। एक दिन सभी मज़दूर वो चाहते हैं कि भाई सावन का जो मेला है वो गांव में लगा हुआ है, तो सभी चाहते हैं कि अगर जयशंकर भी इस मेले में अपने परिवार के साथ शामिल हो जाएं तो खूब मज़ा आ जाएगा। जयशंकर उनसे वादा करते हैं कि भाई सावन का मेला लगा हुआ है, झूले हैं, खूब मौज मस्ती होगी, तो वो ज़रूर सभी मज़दूरों के साथ मिलकर ये मेला देखने आएंगे। सभी मजदूरों के चेहरे पर प्रसन्नता की जो लहर है वो दौड़ उठती है। सावन का मेला लगा हुआ है, झूले हैं, नाच रहे हैं लोग, गा रहे हैं, ढोल की थाप है, सावन बरस रहा है, रिमझिम फुहारें जो है सावन की वो बरस रही हैं। तो देखिए क्या समा है, इस गीत में आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए, मच गई धूम रे, पे आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के। नजर की डोरी तो लुक छुप के गोरी, गजरा गजरा हाय बड़ी बिखरा जाए मेरा गजरा, मच गई धूम रे, आया सावन
एक दिन आरती मौसी को मिलने घर आती है और इसी बीच आरती घर में पड़ी हुई एक एल्बम होती है, उसे देखती है और एक पुरानी तस्वीर को देखकर खूब हंसती है क्योंकि ये जयशंकर की बचपन की तस्वीर होती है। वही फ़ोटो मौसी भी देख लेती हैं। जब वो फ़ोटो देखती हैं तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि यही तो उनका खोया हुआ बेटा है, क्योंकि ऐसी ही हूबहू फ़ोटो उनके पास अपने घर के एक जो वो पुराना एक रहता है बक्सा, उसमें उनके पास होती है। वो दोनों फ़ोटो का मिलान करती है और वो तो हूबहू सेम होती है। उसे लगता है कि यही उसका खोया हुआ बेटा है। सेठ के पास जाती है, इस विषय में पूछती है तो सेठ भी उसे सारी बातें बता देते हैं कि किस तरह से वो उन्हें मंदिर में मिला था और वो उसे घर ले आए थे। अब जो सेठ है वो बता देते हैं कि अगर तुम्हारा ये खोया हुआ बेटा है, तुम तो खूनी हो, कौन एक खूनी माँ के बेटे को इस संसार में स्वीकारेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस राज को राज रहने दो और इस घर से भी तुम हमेशा के लिए दूर चली जाओ अगर तुम जयशंकर को प्यार करती हो। लेकिन जयशंकर को इस बात का कुछ भी पता नहीं होता। जो माया होती है वो अपने बेटे के मुंह से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती है कि उनका बेटा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करे, गले मिले, लेकिन सेठ ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो तो उससे कहते हैं कि वो अगर घर छोड़कर चली जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। वो घर छोड़कर चली जाती है। जयशंकर मौसी के बारे में पूछते हैं तो सेठ उनसे कहते हैं कि मौसी को अपना खोया हुआ बेटा मिल गया है, शायद वो तभी चली गई है। उधर अगले सीन में राजेश जो होता है वो अपनी पत्नी को छोड़कर जो कैबरे डांसर होती है रीटा, उससे मिलता रहता है और एक दिन जयशंकर अपने बहनोई की जो ये सच्चाई है वो जान जाता है, हैरान हो जाता है कि कैसे राजेश अपनी पत्नी को बेवकूफ़ बना रहा है, उससे बेवफाई कर रहा है। जयशंकर अपने बहनोई को सबक तो सिखाना चाहता है लेकिन उसके पास अभी कोई भी प्रूफ नहीं है, कैसे साबित करे। लेकिन जो ये राजेश होता है उसका जो मिलना जुलना होता है रीटा के साथ वो हमेशा चला रहता है और इस तरह से एक दिन जब वो मिलते हैं तो यही गाना जो है रीटा वहाँ पर गुनगुनाती है और पूरी महफिल सजी हुई है। बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। मैं एक हसीना, वो एक दीवाना, तारों भरी रात में पहली मुलाकात में बस उसने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया, प्यार हो गया, हो गया। बस उसने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया, प्यार हो गया, हो गया। मैं एक हसीना, वो एक दीवाना, तारों भरी रात में पहली मुलाकात में बस उसने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया, प्यार हो गया, हो गया। बस उसने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया, प्यार हो गया, हो गया।
सुनिए तो मैंने देखा घूम के, उसने देखा झूम के, बस उसने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया। और जो प्यार है वो जब हो जाता है तो कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे ही दीपक और जो माला है उनका भी रिश्ता है। माला ब्याही बच्चे की माँ बनने वाली होती है और जब आरती को सच पता चलता है वो दुखी होती है। जयशंकर भी सच्चाई जान लेता है और आरती और जयशंकर कोशिश करते हैं कि माला का विवाह हो जाए, परंतु जो अमीर बाप है वो फिर से एक बार पैसे का वास्ता देकर मामला रफा दफा करने का फैसला करता है। आरती अपनी लाचारी, अपनी बेबसी पर रोती है। फिर वो मिलने के लिए जयशंकर को एक दिन घर जाती है। वहाँ पर जयशंकर के जो पिताजी है उससे सामना आरती का होता है। वो सेठ को पहचान लेती है। सच्चाई यही होती है कि जो जयशंकर है वो सेठ का बेटा है। अब तो आरती चारों ओर से हार मान लेती है। उसे चारों ओर से रोना आ जाता है कि अब वो क्या करे क्या ना करे। और जब उसे पता चलता है कि जयशंकर तो कहीं पर होटल गया हुआ है और वो फटाफट वहाँ पर उसे ढूंढते हुए होटल चली जाती है। वहाँ का जो सीन होता है होटल का वो यही होता है कि वहाँ पर राजेश तो उस समय नहीं पहुँचता, लेकिन जयशंकर प्यार का जो नाटक है वो रीटा के साथ करता है। इसी बीच में आरती उसे रंगे हाथों वहाँ पर पकड़ लेती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है जयशंकर, लेकिन सब कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो सच्चाई से अनजान है, बेखबर है। जयशंकर भी दुखी है क्योंकि आया तो वो कुछ और करने था, बल्कि राजेश और रीटा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, लेकिन मामला कुछ विपरीत ही हो गया। आरती ही कुछ गलत समझ बैठी। इसी बीच रात के अंधेरे में जो माला होती है आरती की बहन, अपनी जान देने के लिए नदी पर आती है और जयशंकर एक भाई की तरह उसकी रक्षा करता है, उसकी जान बचाता है और उसे अपने घर ले आता है। और कहानी आगे चलती रहती है। अगले जो सीन में होता है वो जयशंकर दीपक के पिता से मिलता है, उन्हें वास्ता देता है कि दोनों की शादी कर दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और लाख कोशिशों के बाद माला और दीपक की शादी हो जाती है और माला अपनी बहन को आरती को पार्टी में ले जाती है। सभी लोग वहाँ पे एकत्रित हुए होते हैं, पार्टी अच्छी चल रही होती है और बीच बीच में जो माला अपनी बहन आरती को सच्चाई बताती है कि जयशंकर कितना अच्छा इंसान है, कैसे उसने उसकी जान की रक्षा की, उसकी दीपक से शादी करवा दी। और वो कहती जो होटल में आपने देखा हो सकता है वो भी कुछ गलत हो, उसमें भी कोई सच्चाई अलग ही हो। और वो अपनी बहन को बताती है कि जो सड़क हादसे में उनके जो पिताजी की जान गई है उसमें भी जय बेकसूर है। तो इस तरह से अगर वो जय को अगर माफ़ कर ले आरती तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आरती को भी सच्चाई का पता चल जाता है कि जय बेकसूर है, वो एक अच्छा आदमी है। और इस तरह से जो वहाँ पर पार्टी है सब लोग वहाँ पे नाच गा रहे होते हैं और आरती भी जयशंकर को माफ़ कर देती है। और इसी बीच जो क्या होता है, ये जो पार्टी का सीन है वो चल रहा होता है, सभी मस्त होते हैं, गा रहे होते हैं। इस शमा से कहीं आग लग जाए तो ये शमा क्या करे, ये शमा तो जले रोशनी के लिए। इस शमा से कहीं आग लग जाए तो ये शमा क्या करे, ये हवा तो चली सांस ले हर कोई, घर किसी का उजड़ जाए आंधी में तो ये हवा क्या करे। तभी पार्टी में जो है रीटा एक छोटे से बच्चे को लेकर आती है और ये कहती है कि ये बच्चा जयशंकर का है। यानी कि अब तो सच्चाई यही है कि पूरे मामले में जयशंकर को फंसाया जा रहा है। और थोड़ी देर में क्या कर होता है कि पता चलता है कि रीटा
का खून हो जाता है और पुलिस इस जुर्म में जयशंकर को पकड़ लेती है और जेल ले जाती है। और जयशंकर जेल की सलाखों के पीछे है। बहन की सुहाग की रक्षा के लिए जय ये सब करता है और राजेश भी दुखी हो जाता है, अपराध बोध से ग्रसित होता है वो भी। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपना गुनाह कबूलता है, अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है कि कैसे जयशंकर ने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया है। और कुछ दिनों के बाद जयशंकर को भी माफ़ कर दिया जाता है कि राजेश ने गोली नहीं मारी, ना ही ये गोली जयशंकर ने मारी है, बल्कि रीटा का जो खून है वो किसी और व्यक्ति ने किया है। और जो वो पागल सा व्यक्ति जो होता है, जो अक्सर वहाँ पर टहल रहा होता है, वही उसका रीटा का पूर्व पति होता है। उसी के हाथों रीटा का खून होता है। और इस तरह से जो माँ है वो भी अब तक सच्चाई जान जाती है। जो मौसी होती है माया, वो भी वहाँ पर आ जाती है। सभी का आमना सामना होता है और इस तरह से माँ को अपना खोया हुआ बेटा जयशंकर मिल जाता है। सेठ भी खुश हो जाते हैं, उन्हें अपना बच्चा मिल जाता है। और इस तरह से जो आरती और जयशंकर है उन्हें भी अपना प्यार मिल जाता है। और इस तरह से एक ईमानदार व्यक्ति यानी कि जयशंकर की मदद से किस तरह से सारा घर जो है खुशियों से एक बार फिर भर जाता है, वो इस फिल्म में देखने को मिलता है। कहानी का अंत बहुत अच्छा है। मौसी जो है वो माँ बनकर उस घर में अब खुशी खुशी रहने लगती है। आरती और जयशंकर का विवाह हो जाता है। दीपक और माला भी खुश है। यानी कि कुल मिलाकर कहानी बहुत ही अच्छी बन पड़ी है। बहुत ही इसका सुखद अंत है। और इस तरह से अरविंद सिंह जी ने भी अभी ईमेल भेजा है कि आपकी ये कहानी आज हमें पसंद आई। बुलंदशहर से ग्रेटर नोएडा जाते समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरविंद भाटी।